नमस्कार दोस्तों। आज से हम साइंस एंड टेक का अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इन दिए हुए चैप्टर को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है, जैसे अवधारणाओं के बारे में हम देखेंगे। इसमें जानेंगे हम कि अंतरिक्ष क्या होता है, इसकी कक्षाएं क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या है, फिर जो हमारे रॉकेट इसरो के द्वारा इस बीते हुए समय में जिनका विकास हुआ है, SLV, ASLV जिसको कहा जाता है, ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। फिर उसके अनुप्रयोग हम देखेंगे कि किस तरह से भारतीय उपग्रह जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं उनका रिमोट सेंसिंग में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम भारत की मैपिंग करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस जगह पे कौन सा खनिज मौजूद है, कौन सा मिनरल मौजूद है, और जो हम अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं उनको उनको मापते हैं। फिर उसके बाद हम भारतीय मिशन, जैसे जो चंद्रयान है, मंगलयान है, आदित्य मिशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विश्व स्तर पे जो भी मिशन है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर जैसे विश्व स्तर पे जैसे GPS है, तो GPS अमेरिका का सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल में अक्सर हमें देखने को मिलता है। अभी हाल में ही इंडिया ने नाविक लॉन्च किया है जिसका सेम उद्देश्य है जो GPS का है। इसके बारे में हम जानेंगे सारी बातें। नाविक के अंतर्गत 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उसको भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद जो मुद्दे हैं, मुद्दों के अंतर्गत हम लोग जो अंतरिक्ष प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण को हम लोग कैसे हटाएं वहाँ से, ताकि हमारे जो रॉकेट यहाँ पृथ्वी से छोड़े जाते हैं वो उनसे ना टकराएं। क्योंकि अगर रॉकेट उन अंतरिक्ष में मौजूद जो मलबे हैं अगर उनसे छू भी जाते हैं तो उससे हमारा रॉकेट नष्ट हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग अंतरिक्ष की जो नीतियाँ हैं सारे राष्ट्र मिल के बनाते हैं, उसको हम जानेंगे। फिर सामाजिक मुद्दे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आर्थिक मुद्दे में क्या हम देखेंगे, आर्थिक मुद्दे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों के जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है तो उससे भारत का क्या लाभ होता है, उसके सामरिक पक्ष कैसे मजबूत होता है, भारत को आर्थिक लाभ कैसे होता है, और भारत दक्षिण एशिया में किस तरह से अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत बना पा रहा है। उसके साथ साथ भारत की साख कैसे मजबूत हो रही है, इसको हम देखेंगे। फिर पर्यावरणीय मुद्दे किस तरह से इससे सुलझाए जाते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर है वो घट रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयास किया है तो उसमें कितनी सफलताएं मिली। फिर हम ये जानेंगे इसमें ग्रीन हाउस जो गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कितनी है, अभी पृथ्वी का टेम्परेचर किस हिसाब से बढ़ रहा है या हमारी जलवायु किस प्रकार से बदल रही है, इन मुद्दों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है हमारा अंतरिक्ष को हम जानने की कोशिश करेंगे, अंतरिक्ष क्या है। तो अंतरिक्ष को जानने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कार्मेन लाइन क्या होती है। तो कार्मेन महोदय एक थे, तो उनके नाम पे ये रखा गया है। तो हमारी जो पृथ्वी है इसके अगर हम 100 किलोमीटर के ऊपर तक चले जाएं, ये वाला जो क्षेत्र है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर ऊपर का जो एक अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो इसे ही कार्मेन लाइन कहा जाता है। ये जो कार्मेन लाइन है ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और एक ये रेगुलेटरी मीज़र है जिसको सभी देश विश्व स्तर पे इसका फॉलो करते हैं। तो ये होती है कार्मेन लाइन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल अर्थात समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कार्मेन लाइन कहते हैं। इस कार्मेन लाइन से ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसका मतलब है अगर हम देखें तो हमारी पृथ्वी भी अंतरिक्ष में है, जबकि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम क्योंकि पृथ्वी पे मौजूद है और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पृथ्वी को हम
कार्मेल लाइन के ऊपर का जो स्पेस है उसको हम अंतरिक्ष डिफाइन करते हैं, जबकि हम स्वयं भी अंतरिक्ष में हैं, लेकिन हम इसको इस अवधारणा को लागू यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसके नीचे स्थित जो क्षेत्र है किसी राष्ट्र का क्षेत्र होता है और उस राष्ट्र का उस क्षेत्र पर अधिकार होता है, और 100 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो संपूर्ण मानवता का क्षेत्र होता है। उसके ऊपर किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। वहाँ पे जो विभिन्न देश हैं आपस में वहाँ पे उस स्पेस में जो भी कार्यवाही वो करना चाहें, जो भी प्रयोग करना चाहें, जो भी सेटेलाइट लॉन्च करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन कार्मेल लाइन जो कि 100 किलोमीटर ऊपर है पृथ्वी के, उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो संबंधित राष्ट्र का क्षेत्र कहा जाता है। ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और ये लीगल भी है। इसको सभी राष्ट्रों द्वारा फॉलो भी किया जाता है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे अंतरिक्ष को कितने भागों में बांटा गया है। अंतरिक्ष को भी बांटा गया है, जैसे कि बाह्य अंतरिक्ष, भू अंतरिक्ष, इंटरगैलेक्ट्रिक अंतरिक्ष, फिर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष, फिर इंटरप्लेनरी अंतरिक्ष। अब हम यहाँ देखते हैं बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है। तो अंतरिक्ष का वहाँ तक का भाग जहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कणों का घनत्व बहुत कम होता है और इसी कारण ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है, वह अंतरिक्ष कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है और मान लें हम यहाँ सौर मंडल का जो ये हमारा क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, इसे ही जहाँ पे हाइड्रोजन तथा हीलियम प्लाज्मा अवस्था में है, इनका विस्तार हो रहा है, तो इसे ही वायु अंतरिक्ष कहा जाता है। अब हम देखेंगे भू अंतरिक्ष क्या होता है। तो पृथ्वी के बाहर अर्थात कार्मेन रेखा के ऊपर मैग्नेटोस्फीयर तक का क्षेत्र भू अंतरिक्ष कहलाता है। मैग्नेटोस्फीयर का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ तक का क्षेत्र जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता है, उसको मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। और इसी मैग्नेटोस्फीयर से ही हम जो पृथ्वी का भू अंतरिक्ष है उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे भू अंतरिक्ष का मतलब ये होगा पृथ्वी के बाहर अर्थात कार्बन रेखा के ऊपर मैग्नेटोस्फीयर तक का क्षेत्र भू अंतरिक्ष कहलाता है। इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष के बारे में हम यहाँ जानेंगे। किन्हीं दो आकाश गंगाओं के बीच का क्षेत्र इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, और दूसरी अगर इस प्रकार की कोई आकाश गंगा है तो उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे ही इंटरगैलेक्टिक अंतरिक्ष कहते हैं। फिर चौथा है हमारा इंटरस्टेलर अंतरिक्ष। दो तारों के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम इंटरस्टेलर अंतरिक्ष कहते हैं। सूर्य और किसी दूसरे स्टार के बीच का जो क्षेत्र है, जैसे हमारा मिल्की वे है उसमें कई स्टार हैं, तो सूर्य और किसी अन्य स्टार के बीच के क्षेत्र को या किन्हीं दो तारों के बीच के क्षेत्र को इंटरस्टेलर अंतरिक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद हम इंटरप्लेनेटरी स्पेस देखेंगे। दो ग्रहों के बीच के स्पेस को इंटरप्लेनेटरी स्पेस कहते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बीच में जो बिल्कुल डार्क है, यहाँ पे ये हमारी अर्थ है और उसके चारों ओर जो डॉट डॉट रेखा बनाई गई है, जो लाइन बनाई गई है, उसको कार्मेन लाइन बोलते हैं। और पृथ्वी कार्मेन लाइन के ऊपर पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है उसे ही हम जियो स्पेस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं दो ग्रहों के बीच का क्षेत्र है, उसको इंटरप्लेनेटरी
स्पेस बोलते हैं। फिर दो तारों के बीच के क्षेत्र को इंटरस्टेलर बोलते हैं। फिर दो आकाश गंगाओं के बीच के क्षेत्र को इंटरगैलेक्टिक स्पेस बोलते हैं। और इसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको हम आउटर स्पेस बोलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे डीप स्पेस क्या होता है। तो सौर परिवार से बाह्य का अंतरिक्ष, हमारा जो सौर परिवार है अगर उसके हम बाहर निकल जाएं तो उसके बाहर का जो अंतरिक्ष है उसको डीप स्पेस बोला जाता है। डीप स्पेस में वह भाग जहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो गोल्डीलॉक जोन कहलाता है। अब हम यहाँ पे एक अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की अवधारणा हम यहाँ पे जानेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा होगा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें, या सन का जो इंटीरियर है उसकी बात करें, या हम जब आकाश में बिजली चमकती है उसकी बात करें तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा की घटनाएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्लाज्मा होता क्या है एक्चुअली, जब हम किसी नाभिक को इतनी ऊर्जा दे दें कि उसका इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाए ताकि न्यूक्लियाई में सिर्फ धन आवेशित नाभिक रह जाएं, तो इस धन आवेशित नाभिक के पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। ये धन आवेशित नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से इनका विस्तार होता है। और इसमें यही बात लिखी गई है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा के कारण ऊर्जा के परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होने लगते हैं और धन आवेशित नाभिकों का अस्तित्व शेष बचता है। समान आवेश वाले धन आवेशित नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए प्लाज्मा को कैद करना मुश्किल है। इन घटनाओं को हम बिजली की चमक, विद्युत तारों की स्पार्किंग में हम देख सकते हैं। भारत ने प्लाज्मा को कैद करने वाली तकनीक का विकास किया है जिसे आदित्य टोकामेक कहते हैं। तो प्लाज्मा जानना बहुत ज़रूरी है। प्लाज्मा को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जब किसी न्यूट्रल गैस को कोई न्यूट्रल गैस है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजार देते हैं ताकि वह न्यूट्रल गैस आयोनाइज्ड स्टेट में आ जाए, मतलब कि गैस जो है जो न्यूट्रल है अगर वो आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ताकि न्यूक्लियाई में सिर्फ प्रोटॉन रह जाएं, तब उसको आयोनाइज्ड गैस बोलेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है, इसे ही प्लाज्मा बोला जाता है। और ये प्लाज्मा की जो स्टेट होती है, इसके नाभिक एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं कि इनका विस्तार होता जाता है। जो हमारा स्पेस है, स्पेस का विस्तार इसी अवधारणा पे रखा गया है। अब आइए हम आगे देखते हैं ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या होते हैं। ऑर्बिट बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जब कोई पिंड स्पेस में किसी दूसरे पिंड के जिस परिक्रमण पथ पे चारों ओर चक्कर लगाता है उसे ही उस पिंड की कक्षा बोलते हैं। जैसे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जिस पाथ पे जा रही है वो उसका ऑर्बिट हो गया। क्योंकि जितने भी हमारे ग्रह हैं जब वो चक्कर लगाते हैं तो दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमण पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो कभी सूर्य के पास जाती है पृथ्वी, कभी उसके दूर जाती है। जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसको उपभू बोला जाता है। उप मतलब होता है समीप, तो उपभू बोलते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसको अपभू बोला जाता है। और इस तरह की अवधारणा हम किसी भी दो पिंडों के बीच में लागू कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जानेंगे कक्षा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि गैलेक्ट्रोसेंट्रिक कक्षा है, फिर हीलियोसेंट्रिक कक्षा है, फिर जियोसेंट्रिक कक्षा है। तो यहाँ पे जब गैलेक्सी के चारों ओर का पथ अर्थात सूर्य का पथ, मतलब यहाँ कहने का ये है जब सूर्य किसी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, जैसे कि सूर्य हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी उसका चक्कर लगा रहा है, तो
तो उसको बोला जाएगा गैलेक्टोसेंट्रिक। जब कोई ग्रह किसी तारे का चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसको हीलियोसेंट्रिक कक्षा बोलेंगे। इसी प्रकार से जब कोई पिंड पृथ्वी का चक्कर या किसी ग्रह का चक्कर लगाता है तो उसे जियोसेंट्रिक कक्षा बोलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। तो जियोसेंट्रिक ऑर्बिट को हम देखेंगे, इसका मतलब ये है पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पिंडों की पृथ्वी से कितनी दूरी हो सकती है और इनकी दूरी का मतलब क्या होगा, इनको इतनी ही दूरी पर क्यों रखा जाता है, इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नियो ऑर्बिट है, इसका फुल फॉर्म है नियो अर्थ ऑर्बिट। इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो 100 से 600 किलोमीटर तक के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसमें अगर कोई पिंड पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है उसे न्यू अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो न्यू अर्थ ऑर्बिट में ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। फिर इसके हम आगे बढ़ें तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात आती है। अगर कोई हमारा सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच स्थित रहकर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। और इसका एक उदाहरण है रिमोट सेंसिंग। जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो इसी कक्षा में रखे जाते हैं ताकि वो पृथ्वी पे मौजूद जो मिनरल हैं उनकी इमेजिंग कर सकें और हमें बता सके पृथ्वी में कौन सा संसाधन या भारत के कौन से संसाधन किस जगह पे मौजूद हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी रेडिएशन सैटेलाइट से आती हैं और पृथ्वी पर पड़ती हैं या भारत में पड़ती हैं, तो वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन वापस सैटेलाइट के पास जाती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी की अलग अलग मात्रा होती है। उन्हीं फ्रीक्वेंसियों का वर्गीकरण करके हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ में कौन सा पदार्थ कहाँ पे है। जैसे कि लोहे की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, सोने की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, यूरेनियम की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। इस प्रकार से हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पे है। फिर इसी प्रकार से मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। अगर कोई ऑर्बिट जो पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से 35,000 किलोमीटर तक के बीच का हो तो इसको हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। जो हमारे नेविगेशन ऑर्बिट है जैसे कि जीपीएस, फिर उसके बाद अभी भारत का नाविक जो छोड़ा गया है तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के ही अंतर्गत आते हैं। फिर अगर 35,000 किलोमीटर से अधिक से ज़्यादा कोई सैटेलाइट अगर पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसे हाई अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। जो हमारे दूर संचार उपग्रह हैं, जिससे हमारी टीवी चल रही है, हमारा संचार चल रहा है, या हमारे जो वायुयान हैं उनको जो संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ये दूर संचार उपग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं। और हम आगे ये देखेंगे कि इनको किस प्रकार से पृथ्वी से जब छोड़ा जाता है तो इनको स्पेशली किस कक्षा में रखा जाता है और वो किस तरह से पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। अब स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्थिति के आधार पर कक्षा। तो जैसे कि पोलर ऑर्बिट के बारे में हम यहाँ जानेंगे, फिर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के बारे में जानेंगे, फिर सौर समकालिक जिसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं उसको हम देखेंगे, फिर भूस्थैतिक कक्षा जिसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ध्रुवीय ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताएं, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको हम पृथ्वी को, मान लीजिए पृथ्वी पूरा गोला है, तो अगर कोई सैटेलाइट हम इस तरह से चक्कर लगाता है, इस तरह से, मतलब कि, और यहाँ पे सूर्य है, तो उसकी किरणें हम यहाँ पे देखेंगे इस सैटेलाइट के ऊपर हमेशा ही पड़ रही हैं और यह सैटेलाइट पृथ्वी के
नॉर्थ तथा साउथ पोल का चक्कर लगाते हुए जा रहा है, तो इसको हम ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे इसमें कि ध्रुवीय कक्षाएं कई ढेर सारी हो सकती हैं, तो हमें कौन सी ध्रुवीय कक्षा जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो तो इसको हम यहाँ पे ये देखेंगे। इसमें एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने वाली कक्षा को ध्रुवीय कक्षा कहते हैं। ध्रुवीय कक्षा में वह विशेष कक्षा जिसमें उपग्रह के सामने हमेशा सूर्य रहता है और उपग्रह को हमेशा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर समकालिक कक्षा कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी है, तो अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो सैटेलाइट जा रहा है, तो वो उसकी कई स्थितियाँ हो सकती हैं। अगर वो ऐसे जाए तो एक स्थिति है, या ऐसे हो सकता है कि वो पृथ्वी के नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से जा रहा है कि वो पृथ्वी के बैकग्राउंड में जा रहा है, जबकि सूर्य की रोशनी इस प्रकार से आ रही है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट है उस पर सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं, तो इस वजह से ये हमारे लिए उपयोगी नहीं हो जाता है। हमें ऐसा सैटेलाइट चाहिए जिस पे हमेशा सूर्य की किरणें सामने से पड़ती रहें, तो उसके लिए हमें सूर्य के बिल्कुल सामने से होके जाए, वो इस प्रकार से होके जाए, तो इसे ही सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। जो हमारे दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, दूर संवेदी उपग्रह जो पृथ्वी में उपस्थित जो भी मिनरल हैं या पृथ्वी की मैपिंग करने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, उनको लगातार सूर्य की किरणों से ऊर्जा मिलती रहे, क्योंकि जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनमें सोलर बैटरी लगी होती है और उन्हें सूर्य से लगातार प्रकाश प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार से उन्हें ऊर्जा मिलती रहती है और वो लगातार कार्य करते रहते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा में जो सौर समकालिक कक्षा होती है, उसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को रखा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट क्या होता है। भूमध्य रेखा के चारों ओर की कक्षा भूमध्य रेखीय कक्षा कहलाती है। वह भूमध्य रेखीय कक्षा जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है, भूमध्य स्थैतिक कक्षा कहलाती है। इस कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो जाता है, अर्थात दोनों 24 घंटे के हो जाते हैं और उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है ऐसे, तो अगर कोई सैटेलाइट जो पृथ्वी के इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा के पैरेलल में बिल्कुल चक्कर लगाता है, तो इसे ही इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोला जाता है। और क्योंकि यह जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी से अप्रॉक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, और जब कोई सैटेलाइट 35,786 किलोमीटर की हाइट प्राप्त कर लेता है और ये पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है, तो इसका पृथ्वी के चारों ओर का जो परिक्रमण काल है और पृथ्वी का ही साथ में जो परिभ्रमण काल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी क्योंकि रोटेट कर रही है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल ये सामने सामने रहते हैं 24 घंटे, और इनका आवर्त काल दोनों का बराबर हो जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी से देखने पर यह स्थिर प्रतीत होता है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। अब हम आगे देखते हैं। 36,000 की ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के 1/3 भाग को ही कवर करता है, इसलिए पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। और हमने बताया भी अभी, संचार उपग्रह इस कक्षा में छोड़े जाते हैं, क्योंकि संचार होने के लिए आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी से जो भी किरणें जाती हैं
और सामने से वहाँ से जो किरणें आती हैं, जो भी रेडिएशन आते हैं, उनसे हमारा संचार संभव हो पाता है। और साथ ही साथ दोनों का क्योंकि आवर्तकाल भी सेम है, 24 घंटे का है, इस प्रकार से हमारा संचार संभव हो पाता है। और यह संचार सिर्फ हमें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही संभव हो पाता है। अब यहाँ पे भू समकालिक कक्षा के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम देख लें कि यहाँ पे पृथ्वी है, अगर पृथ्वी है तो जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है ऐसे हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होती हैं। इसमें कमी ये होती है कि पृथ्वी के अगर हम उन भागों को देखना चाहें जिससे हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट में जो सैटेलाइट चक्कर काट रहा है उससे हम ना देख पाएँ, तो उसके लिए हम विभिन्न एंगल पे, अलग अलग एंगल पे सैटेलाइट को छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक सैटेलाइट ऐसे छोड़ दिया, या अगर मान लीजिए पृथ्वी है, एक सैटेलाइट ऐसे छोड़ दिया, तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो क्योंकि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, तो हम इस प्रकार से पृथ्वी के जो विभिन्न अलग अलग जगह हैं उनकी सटीक मैपिंग कर पाते हैं। इस वजह से हम जो सैटेलाइट है उसको अलग अलग एंगल पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वह कक्षा जिसका झुकाव आवश्यक नहीं है कि भूमध्य रेखा के ऊपर ही हो, परंतु जो एक निश्चित समय के बाद किसी निश्चित बिंदु से गुजरे, भू समकालिक कक्षा कहलाती है। प्रत्येक भूस्थैतिक कक्षा तो भू समकालिक होती है, परंतु प्रत्येक भू समकालिक कक्षा भू स्थैतिक हो यह जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पृथ्वी है तो भू समकालिक जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऐसे भी हो सकता है, वह इस प्रकार से भी हो सकता है, वह इस प्रकार से भी हो सकता है। तो भू जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है उसके पास वो कई ऑप्शन है, वो कई एंगल में भी हो सकता है। वो जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट है उसके 10 डिग्री पे भी हो सकता है, वो 20 डिग्री पे भी हो सकता है, वो 0 डिग्री पे भी हो सकता है। तो जब वो 0 डिग्री पे हो जाएगा तब उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट कह दिया जाएगा। बाकी किसी एंगल पे जाता है तो उसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। इसको जानने से पहले हम अगर ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए पृथ्वी है और कोई सैटेलाइट इस प्रकार से चक्कर काट रहा है। अब मान लीजिए इस सैटेलाइट को हमें एक बड़े ऑर्बिट में अगर भेजना है तो हम किस प्रकार से भेजेंगे। इसके पास जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उसके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो ऐसे चक्कर काटते हुआ जाए, इस प्रकार से चक्कर काटता हुआ और अंतिम में हाई अर्थ ऑर्बिट में चला जाए। परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और साथ ही यहाँ पे ईंधन बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि हर एक बार उसको अपनी कक्षा बदलने के लिए हर एक बार अलग अलग रॉकेट लगाने पड़ेंगे, और ताकि उसको रॉकेट से एनर्जी मिल सके और वो ऊपर जा सके। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा भी लग रहा है और हमारा समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यवस्था यह लाई गई कि क्यों ना, अगर ये अर्थ है और इसकी ये लो अर्थ ऑर्बिट है और ये बड़ा वाला हाई अर्थ ऑर्बिट है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सीधे यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो इसके लिए किया ये गया कि अगर ये पृथ्वी है और ये लो अर्थ ऑर्बिट है और ये हाई अर्थ ऑर्बिट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रॉकेट लगाया लो अर्थ ऑर्बिट पे और वो सीधे गया हाई अर्थ ऑर्बिट में और वो वापस लौट के फिर से बना लेते हैं इसको कि लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर काटता हुआ जाए और हाई अर्थ में जाके और फिर ये यहाँ पे वापस आ गया लो अर्थ ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि हमने एक ही अभी सैटेलाइट के द्वारा उसको एनर्जी दी है और वो हाई अर्थ ऑर्बिट में गया है और
क्योंकि अब इसको यहाँ पे कोई एनर्जी मिली नहीं, तो वो वापस लो अर्थ ऑर्बिट में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर जब सेटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट से इस जगह से और हाई अर्थ ऑर्बिट में पहुँचे और यहीं पे हम इस सेटेलाइट को एक रॉकेट के द्वारा और अगर गति प्रदान कर दें, इतनी गति प्रदान कर दें ताकि वो हाई अर्थ ऑर्बिट में ही चक्कर लगाने लगे, तो इसे ही हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है? होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती है जिसका उपयोग उपग्रह को कम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा से अधिक त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में भेजने में किया जाता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ बताया था कि ये मान लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट है और ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट है, तो हमने यहाँ पे जो सेटेलाइट चक्कर काट रहा है इसको हमने यहाँ से एनर्जी दी सेटेलाइट को रॉकेट के जरिए। तो रॉकेट के जरिए जब यहाँ पे एनर्जी पाता है और ये हाई अर्थ ऑर्बिट में जाता है और ये वापस तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में ही आ जाएगा। तो ये जो कक्षा है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और इसे ही, ये वाली जो कक्षा है इसे ही होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट से हाई अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया जा रहा सेटेलाइट को। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें 2 ही रॉकेट की आवश्यकता पड़ी और हमारा ईंधन भी बचा, हमारा समय भी बचा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। वह होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट जिसका उपयोग उपग्रह को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट से भूस्थैतिक कक्षा में भेजने के लिए किया जाता है, वह जियो ट्रांसफर ऑर्बिट कहलाती है। भूस्थैतिक कक्षा के बारे में भी हमने बताया था कि ऐसी सेटेलाइट जो अप्रॉक्सीमेटली पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर के ऊपर चक्कर लगा रहा पृथ्वी का, जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर है, मतलब ये दोनों 24 घंटे के हैं। तो अगर हम कोई लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब हमने बताया था कि 600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के बीच में अगर कोई और सेटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो अगर इसको हम हाई अर्थ ऑर्बिट में भेज दें, मतलब 35,000 किलोमीटर के क्षेत्र भेजना है, तो इस कम से कम हमें 2 रॉकेट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि हेलो ऑर्बिट क्या होता है। ऐसी कक्षा जिसमें उपग्रह 2 वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहती है, हेलो ऑर्बिट कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अगर चंद्रमा का हम उदाहरण लें, तो चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी और सूर्य दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, तो जो चंद्रमा जिस कक्षा में चक्कर काट रहा है उसकी जो कक्षा है उसे ही हेलो ऑर्बिट बोला जाता है। या अगर हम दूसरे सेंस में समझें, तो किसी प्रकार का अगर हम कोई कृत्रिम उपग्रह ले लें और वह कृत्रिम उपग्रह अगर पृथ्वी और सूर्य के दोनों ही पिंडों के गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, तो उसे हेलो ऑर्बिट बोला जाएगा। हेलो ऑर्बिट में से ऐसे बिंदु जिन पर दोनों वस्तुओं या दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, लैग्रेंजियन बिंदु कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में 5 लैग्रेंजियन बिंदु पाए जाते हैं। अभी हम भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा जो एक आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है, उसकी जो स्थिति है, जिस पॉइंट पे वो बैलेंस्ड है सूर्य और पृथ्वी के बीच, वह लैग्रेंजियन पॉइंट पे ही स्थिर है। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको चित्र से समझें, तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ का जो पॉइंट है इसको L1 से डिनोट किया जाता है, इसे ही लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ भी होता है, इसको L2 नाम से प्रदर्शित किया जाता है। एक यहाँ पे होता है L3, एक यहाँ नीचे होता है पॉइंट, इसको L4, और एक सूर्य के पीछे होता है L5, इसको बोला जाता है। इस प्रकार से ये 5 पॉइंट होते हैं। इसका डायग्राम भी हम आपको भेज देंगे बना के। अब हम चलते हैं आगे। कृत्रिम उपग्रह हम जानेंगे कि क्या होता है। कृत्रिम उपग्रह वही होता है जो मनुष्य के द्वारा बना के भेजा जाता है, और जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है हमारे स्पेस में, वह उसको उपग्रह बोला जाता है या नेचुरल उपग्रह बोला जाता है। तो ये कुछ नहीं होते, बस ये एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन,
जो पृथ्वी के द्वारा भेजे गए रेडिएशन को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, फिर उसको प्रोसेस करके या संवर्धित करके फिर पुनः पृथ्वी पे भेजती है। तो जो पृथ्वी या किसी अन्य आकाशीय पिंड की कक्षा में स्थिर रहकर पृथ्वी से भेजी गई तरंगों को ग्रहण करता है और उन्हें प्रसंस्कृत और संवर्धित करके पृथ्वी पर दोबारा भेजता है, उसे ही कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। हम जब कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं तो इनको वजन के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी ज़्यादा ही ऊर्जा लगेगी, उतनी ज़्यादा ताकत लगेगी और उतना ही बड़ा विशाल रॉकेट तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए जो प्रोपेलेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि जो उसमें ईंधन यूज़ होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, क्रायोजेनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक ईंधन क्या होता है, किस तरह से फ़ायदा करता है, किस प्रकार से हमने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन लिया और उसका प्रयोग किया, क्योंकि भारत के पास तो क्रायोजेनिक टेक्निक थी नहीं। फिर उसके बाद किस प्रकार से हमने उसको, जो हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें किस प्रकार से हमने उसका प्रयोग किया, या जीएसएलवी में किस प्रकार से क्रायोजेनिक इंजन का हमने प्रयोग किया, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हैवी जो सैटेलाइट होती है वो 1500 किलोग्राम से ज़्यादा भारी होती है, जैसे कि संचार उपग्रह। फिर जो स्मॉल सैटेलाइट होती है वो 100 किलोग्राम से 1500 किलोग्राम के बीच में होती है, वो हमारी थोड़ी हल्की होती है और वो रिमोट सैटेलाइट कही जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है वो स्मॉल सैटेलाइट होती है, उनका वजन थोड़ा कम होता है। फिर जो मिनी सैटेलाइट होता है वो 50 से 100 किलोग्राम के बीच का होता है। फिर जो माइक्रो सैटेलाइट होता है वह 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच का किलोग्राम का वजन का होता है। जो हल्के सैटेलाइट होते हैं इनका जो मेन पर्पस होता है, ये प्रयोगात्मक होते हैं, मतलब इनके द्वारा प्रयोग करके हम देख लेते हैं पहले कि ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा है, फिर हम भारी उपग्रह भेजते हैं। तो इनका सिर्फ एक प्रयोग, एक प्रोटोटाइप की तरह प्रयोग होता है। तो फिर उसके बाद उससे जो छोटे होते हैं वो नैनो सैटेलाइट होते हैं, वो 1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम के बीच का हो सकता है। और जो पीको सैटेलाइट होता है वो उससे भी छोटा होता है। अभी हाल में जापान ने कुछ ग्राम के सैटेलाइट भेजे हैं, तो ये 1 किलोग्राम से कम के होते हैं। और हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम आगे इसके जब शुरू करेंगे तो और बहुत ही उत्साह और एनर्जी के साथ कुछ नया सीखने के लिए शुरू करेंगे। आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।